हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी और ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो किया जाता है वो जीवन पर्यंत में किया जाता है। यानी कि इसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो बालक का जो विकास होता है उसके क्षेत्र में जो अध्ययन किया जाता है उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस प्रक्रिया का अंग है? ये चेतना का अंग है, विकास का अंग है, विवृद्धि का अंग है या संशोधन का अंग है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि ये जो है वो विकास का अंग है, जिसे हम प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट और सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है वो किस तरीके से मस्तिष्क से होकर वो होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो क्रिया है, ये दोनों क्रिया जो है वो विकास का अंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं XX, XP, XY या CX। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि लड़के के पैदा होने के लिए XY जो क्रोमोसोम होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो वो XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि XX क्रोमोसोम जब होते हैं तब लड़की का जन्म होता है, लेकिन जब XY गुणसूत्र जब होते हैं तभी जाकर लड़के का जन्म होता है। और XX गुणसूत्र जो होती है वो महिलाओं में पाई जाती हैं और पुरुषों में X और Y ये दोनों पुरुषों में पाए जाते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का जब X गुणसूत्र ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, निषेचन के द्वारा जब ये मिलते हैं तब क्या होता है कि एक लड़की का निर्माण होता है, यानी कि तब एक लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब निषेचन के बाद X गुणसूत्र महिला की और पुरुष की Y ये दोनों जब आपस में निषेचन करते हैं तो एक लड़के का जन्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी महिला को लड़का होगा या लड़की होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लड़के से क्या गुणसूत्र उसे मिला है, यानी कि लड़के से कौन सा क्रोमोसोम है जो उसमें मिला है। अगर लड़के से Y अगर मिलेगा तभी जा करके एक लड़के का जन्म होगा। इसलिए जब लड़के का जो जन्म होना जो होता है वो एक पुरुष पर निर्धारित करता है, ना कि एक महिला पर। और कितनी जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि सूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो इनमें महिलाओं में और पुरुषों में पाए जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव और अजैव, परिवार और पशु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव और अजैव। जैव उसे कहा जाता है जो जीवन यानी कि लाइफ से संबंधित होती है, जिसमें प्राण होते हैं, जैसे कि मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, जो वनस्पति हैं, ये सारी जो है वो जैव के अंतर्गत आएंगे। और अजैव के अंतर्गत वो आएंगे जिसमें कि लाइफ नहीं होती है, जैसे कि पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, ये सारी जो है वो अजैव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो होती है वो जैव और अजैव ये दोनों में सम्मिलित होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? जब नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को और भी ध्यान से देखें, क्योंकि अक्सर हम नहीं को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और अकबकाहट में जानते हुए भी क्वेश्चन का हम गलत आंसर दे देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप एग्ज़ाम में ध्यान में रखें।
तो कौन से सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल और प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा खेल। खेल जो होता है वो सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। सीखने के नियम से संबंधित है अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ये तीनों जो है वो सीखने के नियम से संबंधित हैं, जबकि खेल जो है वो सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। यह प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शैशवावस्था मानव विकास की ये द्वितीय प्रमुख अवस्था होती है, जिसमें कि बालक का विकास होता है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है विकास के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है वो काफी तेजी गति से होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपना अवस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि बालक के व्यक्तित्व की जो नींव होती है, यानी कि बालक आगे चलकर कैसा बनेगा, उसका किस तरीके से निर्माण होगा, उसमें क्या गुण हैं जो विकसित होंगे, ये बहुत हद तक बचपना अवस्था से संबंधित होती है। क्योंकि ऐसा ये कहा जाता है कि बालक का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों के मिश्रण से ही होता है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल का ही योग होता है किसी बालक का डेवलपमेंट। तो ये जो होती है, बालक को कैसी हेरिडिटी अपने पूर्वजों से मिली है, कैसे जीन उन्हें प्राप्त हुए हैं, ये इससे भी प्रभावित होता है, और बहुत हद तक ये इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चों को मिला है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी हेरिडिटी बच्चों को मिलती है तो बचपना जो अवस्था जो उनकी होती है, उनका जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो बड़े होकर और भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक अच्छे नागरिक के रूप में बन करके उभरते हैं। लेकिन यही जब बचपना अवस्था में उनकी जो व्यक्तित्व होती है, उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर बच्चों को ना तो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और ना ही अच्छा परिवेश मिल पाता है, तो किससे क्या होता है कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इनका जो बचपना अवस्था होता है वो व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। इसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, कि 2 भागों में बांटा गया है, कि 5 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखें कि सीटेट के एग्जाम में पियाजे से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और पियाजे उनके लिए काफ़ी फेवरेट है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए पियाजे की थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें। इसकी मैंने कंप्लीट थ्योरी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे CDP की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप पियाजे की थ्योरी को ज़रूर देखें। इनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो CDP में हो या हिंदी पेडागोजी में हो या पेडागोजी में, ये जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सीटेट का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस है जो इनसे बनता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में बांटा गया है, तो उन्होंने अब संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से ऊपर की अवस्था में होती है। तो इन चारों अवस्थाओं को आप ध्यान में रखें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, यानी कि अनुकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में शिशु जो है वो सर्वप्रथम किसका अनुकरण करता है? व्यंजनों का अनुकरण करता है, स्वर का अनुकरण करता है, व्यंजन व स्वर वर्णों का अनुकरण करता है, या शब्दों का अनुकरण करता है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अनुकरण की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम बच्चे जो होते हैं जो अनुकरण करते हैं स्वर वर्णों का, यानी कि आ ई ये जो होती है इसे ही बच्चे सर्वप्रथम अनुकरण करते हैं। इसके बाद वो व्यंजन वर्ण, इसके बाद वो शब्द, धीरे धीरे उनका विकास होता है, लेकिन प्रारंभ में जो बालक अनुकरण करते हैं वो स्वर वर्णों का ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके साइंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट का साइंस सब्जेक्ट है, वो उन्होंने सेकेंड पेपर में अगर साइंस लिया हुआ है तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और CDP में भी इम्पॉर्टेंट है। गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, तो ये जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये मस्तिष्क में, यानी कि ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और इसमें पैदा होने वाले जो हार्मोन होते हैं ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। तो इन बात को भी आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बालक की प्रथम पाठशाला है। अक्सर ये कहा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो क्या होती है। आइए अब हमें ऑप्शन में देखते हैं। परिवार होती है, समाज होती है, गांव होती है या विद्यालय होती है। तो बालक की जो प्राथमिक पाठशाला जो होती है वो परिवार होती है। परिवार में रहकर ही बालक जो होता है, प्रारंभ में बालक का जो विकास होता है वो परिवार में ही होता है। परिवार में अगर बच्चा को अच्छा अगर इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चा को अच्छा अगर वातावरण मिलता है तो बालक में अच्छे गुणों का विकास होता है। जैसे कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं हम उन्हें घर में सिखाते हैं कि जब कोई बड़े घर में आए तो उनका पैर छूना चाहिए, जब बड़े घर में आते हैं तो उनको पानी ला करके देना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे को कहाँ से सिखाई जाती हैं, घर से ही तो सिखाई जाती हैं। वो किस तरीके से भाषा बोलें, है ना, उनको बड़ों को आप करके कहना चाहिए, ठीक है, उनका कहना मानना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, एक तरीके से परिवार जो होता है वो प्रथम पाठशाला होता है। पाठशाला उसे कहा जाता है एक तरीके से जो विद्यालय जहाँ पर हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो परिवार भी तो एक तरीके से समझिए तो पाठशाला की तरह ही हुआ, क्योंकि वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, ये जो होती है वो प्रथम रूप से हमें परिवार से ही प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक पाठशाला परिवार होगी, और जब द्वितीयक की बात की जाए तो वो विद्यालय होगी। ठीक है, जब द्वितीयक की बात की जाए तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि सेकेंडरी में हमेशा विद्यालय होगी और प्राथमिक में हमेशा परिवार होगी। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इससे भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है, तो सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है, विद्यालय से प्रभावित होता है, परिवार से प्रभावित होता है, या इनमें से सभी से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बालक का सामाजिक विकास जो होता है वो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है और परिवार से भी प्रभावित होता है। परिवार का इन्वायरमेंट, विद्यालय का इन्वायरमेंट और फिर उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, यानी कि तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सभी से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सृजनात्मकता की पहचान होती है। हम सृजनात्मकता की पहचान कैसे कर सकते हैं? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पुराने व्यवहार से, बच्चे के पुराने व्यवहार से हम सृजनात्मकता की पहचान कर सकते हैं, या उनकी चित्रकला से पहचान कर सकते हैं, संगीत से पहचान कर सकते हैं, या नवीन परिणाम से पहचान कर सकते हैं। तो किसी बालक में सृजनात्मकता यानी कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, इसको पहचानने के लिए हम उनकी नवीन जो परिणाम है, इससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि बालक में कितनी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो पहचान होती है वो उनके नवीन परिणामों से, यानी कि बालक अभी कैसा वो कर पा रहा है, ठीक है, उनमें क्या जो क्रिएटिविटी है जो वो कितनी डेवलप हुई है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनकी नवीन परिणामों से प्राप्त होती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने कहा है, योकम ने कहा है, सिम्पसन ने कहा है, या कोले सनिक ने कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि हम करके सीखते हैं, यह डॉक्टर मेस ने कहा है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में इस तरीके से किसने कहा है ये क्वेश्चन भी आते ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रटें जरूर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। समस्या बालक है, यानी कि कौन से बालक है जिसको समस्या बालक कहा जा सकता है? चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, माता पिता का कहना ना मानने वाले बालक, या इनमें से सभी? तो वैसे बालक जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, इन सभी लक्षण वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या इनमें से सभी पर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है, और समुदाय पर भी निर्भर करता है। परिवार का अगर अच्छा इन्वायरमेंट अगर उनको मिला तो उनका अच्छा मेंटल डेवलपमेंट होगा। अगर विद्यालय में उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, अच्छी देख रेख मिली, अच्छी उनका केयर हुआ, तो वहाँ उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होगा। अगर वो जिस समुदाय में रह रहे हैं, चाहे उनके वो पीयर ग्रुप्स ही क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर वो भी अगर अच्छे हैं, अच्छे बच्चों की संगति में वो रह रहे हैं, तो उनसे भी उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा विकसित होता है। अगर खराब इन्वायरमेंट मिला, खराब संगति मिली, तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो इन तीनों पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि कैसे बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को? तो आइए अब हम इनके आंसर को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि हस्तशिल्प की शिक्षा जो होती है वो पिछड़े बालक को देने की आवश्यकता होती है। हस्तशिल्प का मतलब क्या हुआ? मतलब कि हाथ से मान लीजिए कुछ बुनाई का कार्य हो गया, या कुछ वो बना करके चीज़ों को वो बेच सकें, जिससे कि उनका जो जीवन यापन है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो इस तरीके की गतिविधि से हम पिछड़े बालकों को अगर सिखाते हैं तो उससे क्या है कि वो इन सारी चीज़ों से अपना उचित जीवन यापन जो है, जीवन यापन के लिए वो कुछ पैसे कमा सकते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। पिछड़े बालक ऐसे बालक को कहा जाएगा जो अपनी आयु स्तर के नीचे की जो कक्षा है उनसे भी, यानी कि जो नीचे कक्षा है उनके कार्य को भी करने में अगर वो असमर्थ हैं, तो ऐसे बालकों को पिछड़ा बालक
कहा जाता है। और सामान्य बालक किसे कहा जाता है? तो सामान्य बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो हर कार्य को करने में वो ठीक होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, तो ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि बालक किन्हें कहा जाता है? तो मंद बुद्धि बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जिनका जो IQ लेवल जो होता है वो 70 से कम, यानी कि जिनका 70 से कम है IQ लेवल, वे मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आएंगे। और साथ ही साथ इनमें जो आत्मविश्वास की कमी होती है और इनका जो औसत विकास जो होता है वो अन्य सामान्य बालकों की तुलना में कम होता है। और प्रखर बुद्धि उनको कहा जाएगा जो हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि किसी भी चीज को करने में वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे बालकों को प्रखर बुद्धि बालक कहा जाता है। आई होप मैंने जो समझाया है आप लोग को समझ में आया हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निरीक्षण विधि में किया जाता है, यानी कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना ध्यान, अपने व्यवहार का अध्ययन, या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है कि इसमें दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए जो काउंसलर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों के व्यवहार का वो निरीक्षण ही करते हैं, फिर उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, या उनको लाइफ को किस तरीके से वो अपना डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके से वो उनको बताते हैं। और निरीक्षण विधि जो होती है इसमें दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक का भी और सहसंज्ञानात्मक, इन दोनों जुड़ी हुई होती हैं। सतत मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है जो कॉपी पेन टेस्ट होता है, उसे सतत मूल्यांकन कहा जाता है। और व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है जिसमें कॉपी टेस्ट के साथ साथ हम अन्य एक्टिविटी का भी बच्चों में मूल्यांकन करते हैं कि बालक पढ़ने के साथ साथ और किन किन क्षेत्रों में वो बेहतर कर सकता है, क्या उसका कला का क्षेत्र में वो अच्छा है, या संगीत के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में, या विभिन्न क्षेत्रों में वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो व्यापक के अंतर्गत आती हैं। व्यापक में बच्चे का जो सर्वांगीण जो क्षेत्र होता है, यानी कि उनका कॉपी पेन टेस्ट के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी क्या एक्टिविटी है और उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सारी चीज़ों का जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक मूल्यांकन में होता है। तो इसमें संज्ञानात्मक के साथ साथ सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए ही ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि को किसने दिया है? तो ब्रेल लिपि को एक फ्रांसीसी लेखक ने इसे दिया है 1821 ईस्वी में। ठीक है, 1821 ईस्वी में। और इन फ्रांसिस यानी जो दिया है उनका नाम है लुई ब्रेल। इनका नाम है लुई ब्रेल। तो इन्होंने ही ये ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जिसमें कि इसमें 6 डॉट होते हैं। ठीक है, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और इसमें 2 पंक्ति में ये होते हैं। और ये थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसमें कि जो दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं वो इसे टच करके वो समझ पाएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है? गैसल ने कहा है, गाल्टन ने कहा है, टर्मन ने कहा है, या डॉक्टर माथुर ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह गैसल ने कहा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या बुद्धि से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो अभिवृत्ति से संबंधित होता है। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? कि व्यक्तित्व के निर्माण में जो सामाजिक और बौद्धिक गुणों का जो समावेश होता है, यानी कि व्यक्ति के क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या बिलीफ्स हैं, ठीक है, यानी कि व्यक्ति की पसंद नापसंद, ये सारी चीजें जो दर्शाती हैं ये अभिवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। और मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो अभिवृत्ति से प्रेरित होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि व्यक्ति से संवाद करने की जो प्रक्रिया होती है उसे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कहा जाता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, यही तो कम्युनिकेशन हुआ। यानी कि एक दूसरे की बातों को जानना समझना ही संवाद कहलाता है। तो संप्रेषण जो होती है वो व्यक्ति में संवाद की प्रक्रिया कहलाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एडुकेशन साइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो अध्यापक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो अपनी जो शिक्षण है, जो उनके पढ़ाने का जो तरीका है उसको वो और भी प्रभावशाली बना सके, है ना। जब वो इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में वो जानेंगे, तभी वो जान पाएंगे कि बच्चों को किस तरीके से समझना चाहिए, किस तरीके से एज के अनुसार उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा तालमेल बनाए रखना है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडुकेशन साइकोलॉजी से ही समझ में आती हैं। तो ये जो होती हैं वो एक अध्यापक को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जाने बगैर वो एक अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए ये बच्चों के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काफी उपयोगी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मैंने आप लोग को पिछले क्लास में कुछ क्लास में ये सब बताया है कि बालक की जो बुद्धि लब्धि है इसको हम कैसे निकालते हैं। बालक की मानसिक आयु यानी कि इसका फॉर्मूला है एम ए बाई वास्तविक आयु CA इंटू 100। इसमें क्या है, एम ए क्या है, एम ए है 15 वर्ष और वास्तविक आयु है 12 वर्ष। इसको हम काटेंगे अब, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12 और 2 से काट दिया तो यहाँ हो गया 50, फिर यहाँ 2 से काटा तो ये हो गया 3, 2 से कट गया, यहाँ हो गया 25, फिर यहाँ 3 को 15 से काटा तो यहाँ हो गया 5। जब 5 को 25 से जब गुना किया तो आएगा 125। तो इस तरीके से इस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 125। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। बस आप इस फॉर्मूला को याद रखें और फिर जो मानसिक आयु है और जो वास्तविक आयु है दोनों को आप इस तरीके से फॉर्मूला में पुट कर दें और फिर इसको सॉल्व करके आराम से आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो पाठ्यक्रम जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें कि बच्चा को हमेशा सेंटर में रख कर के ही चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है।
बच्चे के समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो बच्चों के समाजीकरण, बच्चों का लोकतंत्रीकरण और पाठ्यक्रम की समझ, इन तीनों में ये मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड देना, फटकारना, प्रशंसा करना या मारपीट करना। तो बच्चों को किसी भी तरह का मारना, पीटना या दंड देना ये आरटीई एक्ट 2009 में इसकी सख्त मनाही की गई है। तो इसके द्वारा क्या, इस जो आरटीई एक्ट 2009 है इसके द्वारा ये कहा गया है कि बच्चों को किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, ना ही उनको पीटना है, ना ही उनको दंड देना है, ना ही उनको फटकारना है और ना ही उनको मारना पीटना है। तो बच्चों को हम प्रेरित कैसे करेंगे, तो बच्चों की प्रशंसा करके ही बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम घर में कोई रोटी बनाते हैं, तो रोटी अगर पहली बार हमने बनाई तो वो रोटी थोड़ी ख़राब हो गई, तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो आएँ और देखें कि रोटी ख़राब बनी है तो बच्चों को क्या किया, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको पीट देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बच्चा जो होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो अब कहेगा कि नहीं अब हम तो रोटी बनाएंगे ही नहीं क्योंकि मम्मी ने हमें मार दिया। लेकिन अगर ख़राब रोटी बनने के बाद भी अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि नहीं रोटी बहुत अच्छी बनी है और मेहनत करो और भी अच्छी बनेगी, तो इससे क्या होता है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभी प्रेरित महसूस करता है और कल वो फिर प्रयास करता है कि मुझे इससे भी और बेस्ट रोटी बनानी है। तो इस तरीके से बच्चों को हम प्रेरित करके, उनकी प्रशंसा करके उनको हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, क्रोध की, भय की, अनुराग की या आक्रामकता की। तो बच्चों को अगर प्रेम, दुलार और सहानुभूति दी जाती है तो उनमें अनुराग की उत्पत्ति होती है, ना ही क्रोध की और ना ही भय की और ना ही आक्रामकता की, बल्कि बच्चे में अनुराग की जो संवेग है यानी कि जो इमोशंस है इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, 11 माह की अवस्था में, 16 माह की अवस्था में, 34 माह की अवस्था में या 51 माह की अवस्था में। तो सामान्य बुद्धि बालक जो होते हैं वो 11 माह की अवस्था में बोलना शुरू कर देते हैं। बालक जो 6 महीने में जो बालक होता है वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि प प म म इस तरीके से वो बलबलाना शुरू कर देता है। तो बालक में जो यानी कि सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं 11 माह की अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं, जो आई होप आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कुछ तो कंटेंट से थे और कुछ पेडागोजी से संबंधित थे। और आपको ये क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें ऐसे ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।